नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है ये एनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। श्रीनगर के बाहरी इलाके मलुहारा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस आतंकी मुठभेड़ में आपको बता दें कि एक आतंकी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया, जिसमें सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम शामिल है। बता दें कि सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। कुछ ही देर के बाद में एक आतंकी को मार दिया गया। आपको बता दें कि इसके बाद भी सर्च अभियान शुरू किया गया। इसके बाद कोई आतंकी वहां पर नहीं मिला। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर नदीम अबरार को गिरफ्तार किया गया है। नदीम लावेपोरा आतंकी हमले में शामिल था। इस हमले में आतंकियों ने सीआरपीएफ के 3 जवानों की हत्या की थी। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने कहा कि नदीम अबरार को गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। वो कई हमलों और हत्याओं में शामिल रहा है। आतंकवादियों ने एक बार फिर से ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन आतंकवादियों ने मिलिट्री स्टेशन पर भी हमला करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे 2 ड्रोन देखे गए। हालांकि सेना अलर्ट पर थी और ड्रोन दिखते ही सेना ने उन पर 20 से 25 राउंड फायरिंग कर दी। रविवार रात तड़के करीब 3 बजे के आसपास कालूचक मिलिट्री स्टेशन के आसपास में ऊपर ड्रोन देखे गए। सेना के मुताबिक पहला ड्रोन रात के 11:45 पर और दूसरा ड्रोन 2:40 पर दिखाई दिया। इन्हें देखते ही सेना के जवानों ने 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन गायब हो गया। फिलहाल सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रोन की तलाश कर रही है। बता दें कि एक दिन पहले ही जम्मू के एयरबेस पर भी 2 धमाके हुए थे। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा है। भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्ध विमानों को तैनात किया है। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने और चीन सीमा पर कड़ी निगरानी के लिए भारत ने करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में 2 सिख समुदाय की लड़कियों के कथित जबरन धर्मांतरण का मुद्दा श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक छाया हुआ है। दिल्ली में भी इसको लेकर सोमवार को प्रदर्शन हुआ। आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया और फिर उम्रदराज लोगों से उनका निकाह करवा दिया गया। वहीं धर्मांतरण को लेकर दिल्ली में भी सिख समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक एक लड़की को सिख समुदाय के हवाले कर दिया गया है, लेकिन दूसरी अभी भी धर्म परिवर्तन करवाने वालों के पास है। अब सिख समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा। अकाली दल के नेता मनिंदर सिंह सिरसा इनकी जानकारी इसकी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री से मिलेंगे और इस मामले पर कदम उठाने की मांग करेंगे। 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराए जाने के मामले में यूपी एटीएस ने सोमवार को 3 और गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती रही। मामलों में अभी तक 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं इसके साथ ही एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक 1,70,00,000 रुपए खातों में आने की बात सामने आई है। ये पैसे 2010 से लेकर जून 2021 के बीच आए हैं। खातों में कैश और चेक के माध्यम से पैसे जमा किए गए। दुबई, कतर, जद्दा और अबू धाबी से खातों में 50 लाख रुपए जमा किए गए। ये गिरफ्तारियां दिल्ली और हरियाणा से की गई हैं।
वहीं एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि धर्मांतरण मामले में 3 धर्मगुरुओं की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। एटीएस अब तीनों धर्मगुरुओं की कुंडली खंगालकर धर्मांतरण के रहस्यों से पर्दा उठाने में जुटी है। एटीएस की जांच पड़ताल में पता चला कि तीनों 2019 में एनआरसी और सीएए विरोधी दंगों को भड़काने में भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक राहतों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भेजेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉयज वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉय का हिस्सा भारत सरकार वहन करेगी। बता दें कि इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू किया गया था, जो 30 जून 2021 तक के लिए था। इसकी अवधि और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि दूसरे सेक्टर के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी की घोषणा की गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया। इसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके पीछे की वजह भी मायावती ने बताई। उन्होंने पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव को तैयारियों को लेकर कहा है। उन्होंने कहा कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी वाली गलतियों को दोहरा रही है। मायावती ने कहा कि इससे पहले लोकतंत्र की जो जड़ें थी वो कमजोर हो रही हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए तैयार अपना नारा भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनका मुख्य नारा और उद्देश्य यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, लाना होगा। क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। आपको बता दें कि उनके बयान को लेकर लगातार अब विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जहां बीजेपी ने उनको लेकर हमला बोला था, वहीं अब उन्होंने कहा कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सोमवार को शिकायत दर्ज कराने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके बयान के एक हिस्से को एडिट कर लीक किया गया। उन्होंने पुलिस से वैसी ही कार्रवाई करने की अपील की जैसा कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह के एक मामले में की गई थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पाबंदियों को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस ऐलान के साथ ही राज्य में कुछ ढील भी दी गई है। इसके तहत बसों को 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है और साथ में लोगों से अभी भी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अब सैलून ब्यूटी पार्लर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, बशर्ते सभी कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया हो। साथ ही जिम में 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं निजी और कॉर्पोरेट कार्यालय 50% कार्य क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकते हैं।
दलितों की आर्थिक मदद के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसमें दलित परिवारों के खाते में सीधे 10-10 लाख की आर्थिक मदद की बात कही गई है। बताया गया है कि पहले चरण में 11,900 लोगों को इसके लिए चुना जाएगा। इसमें 119 विधानसभाओं की हर विधानसभा सीट से 100-100 परिवारों के लोगों में से एक को इसके लिए चुना गया जाएगा। बताया गया है कि राय थू बंधु योजना की तरह इसमें भी पैसा सीधे चुने गए लोगों के खाते में डाले जाएंगे। रविवार को मुख्यमंत्री दलित अधिकारित कार्यक्रम पर चर्चा हुई थी। इसमें सभी पार्टी के सदस्य शामिल थे। दलितों को आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस ने दावा किया कि स्कीम दलितों के जीवन में जरूरी बदलाव लाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सोमवार को वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद राष्ट्रपति भवन वो पहुंचे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को खुश करने में जुट चुकी है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आगरा में शाखा लाकर सुर्खियों में है। अशफाक सैफी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आपको वहीं पे यह भी बताते चलें कि आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र के निवासी अशफाक सैफी शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ में शामिल होकर सैफी सुर्खियों में आए थे। इसके चलते मुस्लिम समुदाय के निशाने पर भी आ गए थे, लेकिन ना तो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा, ना ही संघ से अपना प्रेम खत्म किया। ऐसे में अब योगी सरकार ने अशफाक सैफी को यूपी अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हवाला मामले को लेकर लगाए गए आरोपों और भ्रष्ट आदमी कहने पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पलटवार किया। उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों को सनसनी फैलाने वाला बताते हुए कहा कि हवाला मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके कद की नेता इस तरह की सनसनी पैदा करेंगे और गलत सूचना देने में शामिल होंगी। वहीं इसके साथ ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बच्चों के दस्ताने नहीं पहने। दरअसल ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ पर अभूतपूर्व हमला बोलते हुए उन्हें जैन हवाला मामले में जुड़ा हुआ बताया था और भ्रष्ट आदमी करार दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लद्दाख के कारू मिलिट्री स्टेशन पहुंचे। रक्षा मंत्री ने जवानों से मुलाकात की और उनके साथ में नारा भी लगाया। राजनाथ सिंह की इस विजिट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में राजनाथ सिंह जवानों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह का नारा लगाते दिख रहे हैं। राजनाथ की 3 दिवसीय लद्दाख विजिट का सोमवार को दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री ने जवानों से कहा कि देश कभी भी गलवान के शहीदों को नहीं भूलेगा, जिन्होंने देश के खातिर खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं हर खतरे को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखती हैं। वहीं इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसियों के साथ हर मसले के लिए बातचीत के लिए रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, पर किसी ने भारत को धमकाने और डराने की कोशिश की तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह बॉर्डर पर आपको बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए तलेसर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को 80 दिनों के बाद आज से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इस साल 9 अप्रैल से मंदिर में आम जनता का प्रवेश बंद कर दिया गया था। पिछले साल शुरू हुए इस महामारी के चलते मंदिर को दूसरी बार बंद करना पड़ा था। मंदिर सुबह 6 बजे से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। मंदिर में उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है जो कोविड-19 का कम से कम एक टीका लगवा चुके हैं या फिर जिनकी 48 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जैसा कि हम अब कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में देखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगे हमें बढ़ना होगा, यह देखना होगा कि हम कैसे अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत कर सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, अब तीसरी लहर की चर्चा होने लगी है। कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने तो इसके लिए तारीख से लेकर महीने तक भी तय कर दिए, लेकिन अब नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि किसी भी लहर को लेकर तारीख और महीने तय करना उचित नहीं है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट के वैक्सीन आपको बताएं कि प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं के वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। पॉल ने कहा कि भारत सरकार जल्द से जल्द फाइजर और मॉडर्ना के कोरोना टीका को मंजूरी देने के तरीकों पर चर्चा कर रही है। कोरोना संकट के बाद यूरोप जाने की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए वैक्सीन लगवाने के बावजूद एक संकट खड़ा दिख रहा है। दरअसल अब तक कोविशील्ड को यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी नहीं दी है, इसे ग्रीन पास नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भारत से यूरोप के अलग अलग देशों में जाने की दिक्कतें होने के चांस हैं। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भरोसा दिलाया कि मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पास सिस्टम शुरू किया है। इसमें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से अप्रूव वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को ग्रीन पास मिलेगा, जिसमें वो इसमें शामिल की जाएंगी। 27 देशों में कहीं भी जा सकते हैं। मुख्य तौर पर यह सिस्टम ईयू देशों में रहने वाले लोगों के लिए है, जिसमें वे लोग काम और टूरिज्म के लिए इधर उधर आसानी से जा सके। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रहा तनाव अब और बढ़ सकता है। इस बार भारत के नक्शे और के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर तनातनी हो सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया। आरोप है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग देशों के तौर पर दिखाया। ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीप लाइव सेशन में वर्ल्ड मैप है। यहां से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है। इसमें पहले भी लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया था और माफी मांगी गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल होने के मामले में बड़ी आज जानकारी सामने आई है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस की नोटिस के बाद ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं।
हालांकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि ट्विटर के एमडी के खिलाफ मामले को लेकर गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन उससे पहले अब मनीष ने ही आपको बताएं कि कैविएट फाइल कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को अंतरिम राहत दी थी, जिसके बाद से ही गाजियाबाद पुलिस न तो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया था। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला सोमवार को भूकंप के झटकों के डोल गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.7 आंकी गई। ये भूकंप पिथौरागढ़ जिले के नाचनी क्षेत्र में और बागेश्वर में आज दोपहर को महसूस किए गए। वहीं भूकंप के झटके हल्के होने की वजह से अन्य इलाकों में इसे महसूस नहीं किया गया। भूकंप का केंद्र मुनियारी में बताया गया है और इसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर बताई जा रही है। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों के एक दूसरे के खिलाफ कई बार बयान दे चुके हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के टकराव के बीच नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मंगलवार को वे राष्ट्रीय राजधानी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू को राहुल गांधी की ओर से दिल्ली तलब किया गया है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस की पंजाब इकाई में जारी संकट को हल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा के मुस्लिम बहुल जिले नूह मेवात में हिंदुओं पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका अखबारों की खबरों के आधार पर दाखिल की गई है। हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। इस जनहित याचिकाओं में हिंदुओं की जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदुओं की संपत्तियों की जबरदस्ती गैरकानूनी बिक्री और हिंदू लड़कियों पर अत्याचार की एसआईटी से जांच कराए जाने की मांग की गई थी। हरियाणा के चरखी दादरी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला चरखी दादरी में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राज को पलटने के लिए मजबूत संगठन की जरूरत है। आपको बता दें कि आज इनेलो पार्टी मजबूत संगठन है। धान के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार मक्का भी खुले बाजार में बेच रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने 2800 टन से ज्यादा मक्का बेचने के लिए टेंडर जारी किया। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 27 जुलाई से ऑनलाइन बोली लगनी शुरू होगी। अफसरों ने बताया कि राज्य के करीब 11 जिलों में समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का खरीदी गई है। खरीफ की बुवाई के बीच छत्तीसगढ़ में यूरिया डीएपी की किल्लत राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक नया विवाद की वजह बन सकती है। छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर प्रदेश को खाद नहीं देने का आरोप लगाया। चौबे ने कहा कि ये नेशनल क्राइम है। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। बच्चों की कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से ही पढ़ाई कराए जाने का फैसला लिया गया है। भोपाल में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में वैक्सीनेशन समूह के मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें राज्य के अंदर किसी तरह के कोरोना की रफ्तार को कम किया जाए, किस तरीके से उसको लेकर उसकी रोक लगाई जा सके, उसको लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राज्य को पूर्णतः वैक्सीनेट करने पर भी चर्चा की गई और ये लक्ष्य निर्धारित हुआ कि हर उम्र के लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जाएंगी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।